अगर आपको इनफर्टिलिटी या टेस्टिकुलर पेन का सामना करना पड़ रहा है तो ये वराइकोसील की वजह से भी हो सकता है। माय नेम इज डॉक्टर धरव खेरेडिया, आई एम वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। सो आज के वीडियो में जानेंगे कि वराइकोसील का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि वराइकोसील होता क्या है। जनरली बॉडी में खून ले जाने वाली नस होती है जिसको आर्टरीज बोलते हैं, और एक खून वापस हार्ट की तरफ ले जाने वाली नस होती है उसको वेन्स बोलते हैं। तो वराइकोसील में जनरली टेस्टिस की जो वेन्स होती है जिसको हम लोग पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं वो फूल जाती है। तो ये किस कारण से होता है? जनरली हम लोग खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी के कारण ब्लड नीचे जाता है। ये ब्लड नीचे ना जाए उसके लिए हमारी बॉडी में वेन्स जहाँ पे होती है उधर वाल्व्स होते हैं। किसी कारण से ये वाल्व फॉल्टी हो जाते हैं तो ब्लड ऊपर जाने की बजाय नीचे जाता है। तो वराइकोसील में यही होता है कि इंस्टेड ऑफ ब्लड गोइंग अप वो नीचे जाता है और टेस्टिस की जो ऊपर की तरह जो वेन होती है उधर बढ़ जाता है और वेन्स डायलेट हो जाती है। तो इसके कारण टेस्टिस का जो सर्कुलेशन होता है, वेन्स का जो सर्कुलेशन होता है, वीनस रिटर्न होता है, वो अफेक्ट होता है। तो इसके कारण सिम्टम क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेन होना, बिकॉज उधर कंजेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो यू विल फील अ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द टेस्टिस। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज इनफर्टिलिटी। वीनस रिटर्न अच्छे से वापस नहीं जा रहा है तो उसके कारण जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उस पर अफेक्ट होता है, एंड देन स्पर्म प्रोडक्शन विल रिड्यूस। टेस्टिस होता है उसका साइज भी कम हो सकता है, जिसके कारण कई पेशेंट में इनफर्टिलिटी यानी बच्चे ना होना ये प्रॉब्लम भी कर सकता है। वराइकोसील का निदान या डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जनरली आप डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले फिजिकल चेकअप होगा, उसमें वेन्स बढ़े तो डेफिनेटली वी कैन पाल्पेट एंड उसमें पता चल जाता है। और दूसरा तरीका होता है एक सिंपल सोनोग्राफी या डॉपलर टेस्ट, जिसमें हम लोग एक्चुअली अंदर जो फूली हुई नसें हैं, वेन्स है, वो हम लोग एक्चुअली देख सकते हैं, उसमें उनका साइज भी मेजर कर सकते हैं, और एक वाल्साला मैन्यूर होता है वो करके भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। सो इस तरह से सिंपल टेक्निक के द्वारा हम लोग वराइकोसील का डायग्नोसिस करते हैं। जनरली वराइकोसील लेफ्ट साइड पे कॉमन होता है बिकॉज लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा नीचे होता है, और जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है उसका इंसर्शन भी राइट एंगल पे होता है। सो ये एक एनाटॉमिकल रिस्क फैक्टर होता है। एज कम्पेयर टू राइट साइड लेफ्ट साइड वराइकोसील कॉमन होता है। अगर कोई पेशेंट में सिर्फ एक ही बाजू राइट साइड वराइकोसील है, डेफिनेटली हमें और इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन करके हमें ढूंढना चाहिए कि और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कुछ कंप्रेशन हो रहा है, कुछ ट्यूमर है, ऐसा कुछ। सो डेफिनेटली अगर एक ही तरफ वराइकोसील है राइट साइड पे है तो एक फर्दर टेस्ट हमें करना चाहिए। सो एक बार डायग्नोसिस होने के बाद हम लोग सीवियरिटी असेस करते हैं। अगर पेशेंट को माइल्ड पेन है तो हम लोग कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्पेशल काइंड ऑफ अंडरगारमेंट, पेन किलर, वो सब देख के कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से राहत नहीं मिल रही है और पेन सीवियर है, काफ़ी टाइम से पेन है, या फिर इनफर्टिलिटी है, टेस्टिकुलर एट्रोपी स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे केसेस में हमें डेफिनेट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर वराइकोसील? सो क्लासिकली और ट्रेडिशनली सर्जिकल लाइगेशन और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें यूरोसर्जन जनरली और जनरल सर्जन टेस्टिस के ऊपर के पार्ट में जो वेन होती है उसको ओपन करके उसको कट करके लाइगेट करते हैं। दिस इज द सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें डेफिनेटली स्कार आता है, एनेस्थीसिया लगता है एंड हॉस्पिटल एडमिशन लगता है। पर अभी हमारे पास नॉन सर्जिकल टेक्निक आ गया है जिसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। दिस इज द एंडोवास्कुलर नॉन सर्जिकल टेक्निक। सो अभी इसके बारे में आई विल टेल यू इन डिटेल। सो बेसिकली वराइकोसील जो होता है वो एबनॉर्मल रास्ता होता है जहाँ से खून नीचे आ रहा है, तो हमें कैसे भी करके वो जो रास्ता है उसको बंद करना है। तो पहले सर्जरी करके कट करते थे, अभी हम लोग अंदर से उसको बंद कर सकते हैं। सो ये कैसे करते हैं हम लोग? तो आइदर गले की जो नस होती है या फिर पैर में जो नस होती है फीमोरल वेन, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। बहुत ही छोटी सी पतली ट्यूब डालते हैं
वो ट्यूब डालने के बाद एंजियोग्राफी रूट से हम लोग एक ट्यूब लेके जाते हैं। जैसे लेफ्ट साइड का टेस्टिकुलर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट रीनल वेन से टेस्टिकुलर वेन जॉइंट होती है, तो हम लोग उधर जाते हैं एक्सरे में देख के, और जो एबनॉर्मल वेन होती है उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब जिसको हम लोग माइक्रो कैथेटर बोलते हैं, उसको ऑल द वे डाउन टू द टेस्टिस लेके जाते हैं, और उसको अंदर से ही हम लोग कुछ मटेरियल डाल के, जिसको एम्बोलिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे कॉइल हो गया, स्क्लेरोजिंग एजेंट हो गया, ग्लू हो गया। सो दिस आर द वेराइटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर अवेलेबल। सो इसमें से कोई भी मटेरियल हम लोग डाल के उसको अंदर से ही हम लोग बंद कर सकते हैं। सो ये टेक्निक डे केयर प्रोसीजर होता है, और इसमें कोई भी स्टिचेस, सुचर, चीरफाड़ कुछ भी नहीं होता है। रिकवरी इज़ वेरी फास्ट एंड कोई भी स्कार नहीं आता है। तो अगर आपको फिजिकल टेस्ट करना है, आर्मी का एग्ज़ाम है, आर्मी में भर्ती है, पैरामिलिट्री है भर्ती है, जहाँ पे डेफिनेटली अगर स्कार है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर में कोई भी स्कार कुछ भी नहीं आता है, एंड रिकवरी इज मच मोर फास्टर। सो दिस इज अ नॉन सर्जिकल एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ varicocele, and we can say success rate is almost like close to 100%. हाँ, कुछ पेशेंट में रिकरेंस हो सकता है, लाइक रिकरेंस 10% पेशेंट में रिकरेंस के चांस होते हैं। कोई नए वेन्स खुल सकते हैं या फिर कोई वेन मिस हो सकता है, बट द रिकरेंस का चांसेस सर्जरी में भी रहता है। 10 to 20% पेशेंट विल हैव रिकरेंस। So definitely embolization offers a minimally invasive advantage, and cost is also more or less same as a surgery, and you will get a relief from your pain, and अगर infertility है तो definitely your sperm quality will improve over a period of few weeks. So if you are suffering from varicocele, surgery is not the only option. Definitely you should consult interventional radiologist whether you are fit for the embolization treatment or not, और क्या फ़ायदे नुकसान है वो सब डिटेल में you can have a discussion with your interventional radiologist. Thank you.